Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we will be going to cover a very important topic, that is the isometric exercises. ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उसी के बाद हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के बारे में ना अच्छे से पढ़ पाएंगे। आई होप कि आपको ना ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता होगा, आपने ऑलरेडी फिजियोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैं ब्रीफली आपको समझा देती हूँ कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता क्या है कि मसल के अंदर ना बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। तो मसल के अंदर जो टेंशन जनरेशन वाले, फोर्स जनरेशन वाले सेंटर्स होते हैं, जब हम उनको एक्टिवेट कर देते हैं तो उन सेंटर्स के एक्टिवेट होने से जो टेंशन प्रोड्यूस होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। So a muscle contraction is an increase in the tension or a decrease in the length of a muscle. अब देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, हमने जो मसल के अंदर सेंटर्स थे जो कि टेंशन या फोर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको हम एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मसल के अंदर टेंशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है ना कि मसल की जो लेंथ है वो डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, और हो सकता है कि वो उतनी ही रहे। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, डिक्रीज, इंक्रीज या फिर उतनी ही रहे। ओके, सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैंने मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख लेना। टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो देखो ये एक ब्रीफ है जो आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो दो तरीके की हो सकती है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो मसल है वो फोर्स तो जनरेट कर रही है, टेंशन तो जनरेट कर रही है, बट जो उसकी लेंथ है ना मसल की, वो उतनी ही रहती है, कांस्टेंट, ना वो बढ़ती है ना वो कम होती है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मेरी मसल की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर्स, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, उस मसल से मैं ताकत लगा रही हूँ, मेरी मसल जो है वो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, बट जो उसकी लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर ही रहती है। मतलब कि उसकी लेंथ ना लंबी होती है, ना बढ़ती है और ना ही घटती है। तो इस तरह की मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर दूसरी होती है आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि जो आपकी मसल है ना वो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, टेंशन प्रोड्यूस कर रही है, बट उसकी जो लेंथ है ना या तो वो इंक्रीज हो रही है या वो डिक्रीज हो रही है। तो इसमें जो लेंथ है ना वो कांस्टेंट नहीं रहती। जैसा अगर मैं एग्जांपल कंटिन्यू करूं, अगर 10 सेंटीमीटर लेंथ है तो 10 सेंटीमीटर से वो इंक्रीज भी हो सकती है और 10 सेंटीमीटर से वो डिक्रीज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बट दोनों ही केसेस में क्या होता है कि जो आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, जो फोर्स जनरेशन कैपेसिटी है मसल की, वो रहती है उसके अंदर। तो अब आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन दो तरीके की हमने समझी, एक जिसमें लेंथ बढ़ती है मसल की और एक जिसमें लेंथ कम होती है। तो जिस मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपकी जो मसल की लेंथ है वो कम होती है उसे हम कहते हैं कंसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, और जिस कॉन्ट्रैक्शन में आपकी जो मसल की लेंथ है वो इंक्रीज होती है उसे हम कहते हैं इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो ग्रॉसली क्या होता है ना, ये जो आइसोमेट्रिक, इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना, इनमें भी अलग अलग इंटेंसिटी का फोर्स जनरेट होता है। कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन ऐसी होती है जो कि बहुत अच्छा आपको टेंशन जनरेट करेगी, कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन ऐसी होती है जो कि बहुत कम फोर्स जनरेट करती है। इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, तो उसको हम कैसे देखते हैं, बाय फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप, राइट। फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बात करी है। अगर आपने ये वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके इसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, ताकि आपको इन तीनों का जो इंटेंसिटी है ना कॉन्ट्रैक्शन की वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में अब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं। तो जब हम पेशेंट को रिहैबिलिटेट करने के लिए आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं द यूज ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस।
तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो है ये एक स्टैटिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होता है। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, रुका हुआ। इसमें क्या चीज़ रुकी हुई है, हमारी मसल की लेंथ, क्योंकि टेंशन तो प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स तो प्रोड्यूस हो रहा है, मसल अपनी पूरी ताकत लगा रही है, बट उसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहती है। तो इसको हम स्टैटिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने जो फिजियोलॉजी में पार्ट पढ़ा दैट इज द आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसको अब हम एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ करते हैं यहाँ पे। यानी कि जो हमने पढ़ा अब उसको हम पेशेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं फॉर रिहैबिलिटेटिंग द पेशेंट। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में हम किस तरह की मसल कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन का। तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी मसल जो है वो अप्रोप्रिएट फोर्स देगी, ताकत लगाएगी, बट आपको मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं मिलेगा। और जब पेशेंट एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा तो आप उसकी मसल तो जाके चेक कर नहीं सकते कि भाई मसल की लेंथ कम हो रही है या बढ़ रही है। यह आपको कहाँ से पता चलेगा, जब आप उसकी जॉइंट का मोशन देखोगे। फॉर एग्जाम्पल जब हम प्लैंक्स करते हैं तो हमारे जो सारे जॉइंट्स होते हैं वो बहुत स्टेबल रहते हैं, वो नहीं हिलते, आपको जॉइंट का मोशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो इस तरीके की जो एक्सरसाइजेज होती हैं जहाँ पे आपको विजिबल जॉइंट मोशन नहीं देखने को मिलता, आपको लगता है कि इंडिविजुअल ने बस एक पोजीशन अटेन कर रखी है, तो उस तरह की एक्सरसाइजेज को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को हम स्टैटिक एक्सरसाइज भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि इस पेशेंट को स्टैटिक एक्सरसाइज करवा दो, तो उसका मतलब यह है कि आप उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवानी है। तो इसमें देखो मैकेनिकल वर्क तो नहीं किया जाता, क्योंकि मैकेनिकल वर्क तो हमारा कोई लेंथ में चेंज नहीं हो रहा है ना, तो मैकेनिकल वर्क तो नहीं किया जाता। बट अगर मैं मसल के अंदर ईएमजी से उसका टेंशन या फोर्स देखूंगी, फोर्स आउटपुट देखूंगी, तो वहाँ पे मुझे अच्छा खासा अमाउंट दिखेगा कि हाँ भाई मसल के अंदर इतनी टेंशन जनरेट हुई है, मसल ने इतना अपना काम किया है। बट देखो यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल है ये प्लान कर रहा है, मैं दूर से देखूंगी तो ये कोई मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, राइट, इसके हाथ पैरों की मूवमेंट नहीं हो रही, ये सारा स्टेबल है ये, बट इसकी जो फोर्स प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे। सो दिस इज द आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो जो आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, यानी कि ये 3 तरीके से हम करवा सकते हैं। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस पे और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो मैंने आपको पीछे प्लैंक की इमेज दिखाई थी, इसमें देखो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 1 मिनट के लिए प्लैंक वाली पोजिशन को होल्ड करो, तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आपका जो मस्कुलेचर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप 1 मिनट तक उसको कंटिन्यूसली होल्ड नहीं कर पाओगे उस पोजीशन को। यानी कि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस जो कि बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। वहीं मैं अगर आपको कोई आसान पोजीशन दे दूँ तो आप उसको होल्ड कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस कि हमने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दे दिया। या फिर दूसरा आता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि किस इंटेंसिटी से मेरी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर हमारी जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं। तो ये 3 तरीके से आती हैं, मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस, स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस एंड द मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज द मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस। मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस के अंदर क्या होता है ना कि हम बहुत लो इंटेंसिटी की कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं, राइट, और जिसमें बहुत ही कम या नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस जो होता है ना वो अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर। तो यानी कि ये वाली जो एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज, ये बहुत बिगिनर लेवल की होती हैं कि इसमें जो इंटेंसिटी है ना कॉन्ट्रैक्शन की, एक होता है बहुत हाई इंटेंसिटी पे आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो, एक है कि आप बहुत लो इंटेंसिटी पे कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को लो इंटेंसिटी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस देते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ऐसे समझ लो। ठीक है, यानी कि मसल को हम सेट कर रहे हैं कि आप लो इंटेंसिटी पे तो स्टार्ट करो धीरे धीरे। सो दिस इज द मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस। अब ये हम कब यूज़ करते हैं, जब पेशेंट का जो पेन है या फिर मसल स्पाज्म है उन्हें कम करना हो, तो हम ये वाली जो पोजीशंस होती हैं मसल सेटिंग आइसोमेट्रिक्स की वो यूज़ करते हैं रिलैक्सेशन प्रमोट करने के लिए, सर्कुलेशन प्रमोट करने के लिए। ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं या फिर जो ये वाली पोजीशंस होती हैं ये यूज़ करी जाती हैं। अब देखो जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी इंडिविजुअल का अगर फ्रैक्चर होता है ना, तो थोड़े टाइम के लिए उसका जो फ्रैक्चर का साइट होता है उसको इमोबिलाइज कर देते हैं, उसका जो डिस्टल या प्रॉक्सिमल
पार्ट होता है ना वो भी इमोबिलाइज हो जाता है, बिकॉज वो जो फ्रैक्चर का बांधते हैं ना, उस प्लास्टर बांधते हैं उसकी वजह से। तो इसमें क्या होता है, जो मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज होती है ना, अब देखो बहुत टाइम तक किसी भी रीज़न की वजह से अगर कोई हिस्सा बहुत टाइम तक इमोबिलाइज है, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो जो मसल है ना वो डिसयूज एट्रोफी में चली जाती है, यानी कि जो मसल है ना वो अपना काम करना भूल जाती है और एक नॉर्मल जो लेवल होता है मसल का, जो हमें नॉर्मली दिखती है, वो उससे भी नीचे चली जाती है, राइट। तो ये वाली एक्सरसाइजेज हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो मसल फाइबर्स हैं, जो मसल है उसकी ना मोबिलिटी बनी रहे और इमोबिलाइजेशन के बाद ना आपको उसकी एट्रोफी देखने को ना मिले। बट इसका ये रहता है कि इससे स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी। अगर आप सोचो कि हाँ भाई प्लास्टर उतरने के बाद या इमोबिलाइजेशन के बाद मेरी मसल में बिल्कुल स्ट्रेंथ होगी, ऐसा नहीं होता। बट हाँ ये है, जो नॉर्मल लेवल रहता है मसल का एटलीस्ट उतना तो रहता ही है। अगर आप ये नहीं करवाओगे पेशेंट को तो इससे कम लेवल पे चली जाएगी, मसल के जो फाइबर्स हैं वो एट्रोफी में चले जाएंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करवाते हैं, मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस। हमने पढ़ा था मसल सेटिंग के बारे में कि यहाँ पे हम बहुत कम या फिर बिल्कुल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस जो होता है वो देते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो इसकी वजह से देखो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो इम्प्रूव नहीं हो रही, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीक मसल है, बहुत ही जीरो पे है मसल या 1 पे है, तो फिर भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता है। Now the next type of isometric exercises is the stabilization exercise। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मल्टीपल सेटिंग एक्सरसाइजेस, दूसरा क्या आया, स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक स्टेप ऊपर आ गए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सब मैक्सिमल लेवल का जो कंट्रैक्शन है वो मेंटेन करवाने की कोशिश करते हैं पेशेंट से। अब इसके क्या फ़ायदे होते हैं, सो इट इज़ यूज टू इम्प्रूव पोस्चरल स्टेबिलिटी या डायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ जॉइंट, यानी कि जॉइंट का पोस्चरल स्टेबिलिटी और डायनेमिक स्टेबिलिटी को अगर मुझे इम्प्रूव करना हो किसी भी पेशेंट का, तो मैं क्या एक्सरसाइजेस दूंगी उसको, स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज। अब स्टेबलाइजेशन से ही समझ लो कि ये ना बॉडी पार्ट्स को या बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनको स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। और यहाँ पे जो हमारा सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है, बॉडी वेट या फिर मैनुअल रेजिस्टेंस। तो इन दो तरीके का रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं इन द स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस। नाउ द लास्ट टाइप इज द मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स। अब ये हो गया एडवांस लेवल का, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमने मसल सेटिंग कराई, फिर हमने स्टेबलाइजेशन कराया और अब हम मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स करा रहे हैं, ठीक है। ये तीनों आती किसके हेडिंग में है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के टाइप्स हैं, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, अब फॉर सपोज कोई एक पेशेंट है, उसका मान लो हमें एल्बो का एक्सरसाइजेस परफॉर्म करानी है मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स। तो मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स में पेशेंट को कैसे परफॉर्म करवा, अब मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स हैं वो मैं अपने पेशेंट को कैसे करवा सकती हूँ। अब देखो फॉर एग्जांपल मुझे एल्बो के लिए पेशेंट को एक्सरसाइज करवानी है और जो पेशेंट की एल्बो की रेंज है वो इस जगह से लेके इस जगह तक आ रही है। तो मल्टीपल एंगल में क्या होगा, जैसे ये स्टार्टिंग पोजीशन है उसके एल्बो फ्लेक्शन का, तो मैं यहाँ पे लेके आई, ठीक है। पेशेंट खुद ही लेके आएगा, यहाँ पे मैंने उसको मैनुअली रेजिस्टेंस दिया, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ही कराई, ठीक है। ना मेरा हाथ नीचे जा रहा है ना मेरा हाथ ऊपर आ रहा है, मैंने यहीं पे पेशेंट को होल्ड करके रखवाया, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराई, ठीक है। तो ये पहली जॉइंट पोजीशन हुई। फिर मैं पेशेंट का हाथ यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे उसको मैनुअल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। फिर यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे उसको मैनुअली आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाई मैंने। अब यहाँ पे तो मैंने मैनुअली रेजिस्टेंस दिया, बट मैं उसको मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी दे सकती हूँ। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पेशेंट का जो जॉइंट है मान लो उसकी रेंज है 0 से लेके 90 डिग्रीज का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने क्या किया, पहले उसको 10 डिग्रीज पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाया, फिर 45 डिग्रीज पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराया, फिर 60 डिग्रीज पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराया और फिर 90 डिग्री पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराया। मतलब कि एक जॉइंट का जो रेंज है उस पर मैंने मल्टीपल एंगल पे जाके उसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराया। तो ये हमारा कौन सा टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस हो जाता है, मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स। देखो इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, ये हम क्यों करवा रहे हैं ऐसे अलग अलग एंगल पे जाके, ताकि जो पेशेंट की जो पूरी रेंज है ना 0 से 90 डिग्री जो हमने एग्जांपल लिया था, उस पूरी रेंज में उसकी जो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ है ना वो इम्प्रूव हो। ऐसा ना रहे कि जो 10 डिग्रीज वाला ROM था 0 से 10 डिग्री सिर्फ वहीं पे उसकी आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है और 90 डिग्री तक आते आते उसकी जो रेंज है उसमें जो स्ट्रेंथ है वो चली गई। तो ऐसा नहीं करना, हमें पूरी जो रेंज है जॉइंट की उसको हमें इम्प्रूव करना। तो ये तो पढ़ा हमने अबाउट टाइप्स ऑफ
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। अब हम बात करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक एंड इफेक्ट्स ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। तो इनके 5 इफेक्ट्स होते हैं: इंटेंसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरेशन ऑफ मसल एक्टिवेशन, रेपिटेटिव कॉन्ट्रैक्शन, मोड स्पेसिफिसिटी एंड सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सो फर्स्ट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो जितना ज़्यादा आप अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन की, उतना ही ज़्यादा जो मसल का फोर्स या टेंशन जनरेशन है वो उतना ही अच्छा होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द अमाउंट ऑफ टेंशन या फोर्स जनरेटेड बाय द मसल। अब ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपकी जो बॉडी की है वो, आपकी बॉडी की पोजीशनिंग क्या है, आपके जॉइंट किस एंगल पे सेट है, क्या जॉइंट की पोजीशनिंग है, मसल की लेंथ कितनी है, कौन से रेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में है, वो मिडिल रेंज में है, आउटर रेंज में है, इनर रेंज में है, आपने क्या पोजीशनिंग दी है पेशेंट को। तो उन सब पे आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो डिपेंड करेगी। आई एम रियली सॉरी यार ऐसे बीच में आने के लिए। आई नो आप लोगों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बैठ गया था लेक्चर के ऊपर, बट यार ये देखो, ये चीज़ दिखाने के लिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा। आप लोग मेरे वीडियोस देखते तो हो बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो। देख लो रेशो में कितना फ़र्क है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो मेरा वैल्यूएबल लगता है और आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जिसको भी इस वीडियो की नीड हो उसके साथ प्लीज़ शेयर करो। इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरा भी मन करता है कि मैं आपके लिए ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब बटन है उसको जल्दी से प्रेस कर दो। अब चलते हैं फिर से लेक्चर के ऊपर, ध्यान लगा के पढ़ना। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ मसल एक्टिवेशन। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो 6 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड्स तक का हमें होल्ड उसके अंदर देना चाहिए। 10 सेकेंड से ज़्यादा का होल्ड हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो पेशेंट है उसको ना बहुत फटीग आ जाता है। तो आइडियल रेंज क्या होनी चाहिए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की? 6 से लेके 10 सेकेंड्स तक की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ना आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे या वाइवा में भी ना एग्जामिनर ये पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कितनी देर तक आपको अपनी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो होल्ड करके रखनी है। बट ऐसा क्यों होता है कि हम 6 से 10 सेकेंड तक का ही रेंज लेके चल रहे हैं? तो देखो एक तो क्या है, पेशेंट को ना 10 सेकेंड के बाद फटीग डेवलप हो जाता है। पहला रीज़न तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है ना, एक सफिशिएंट टाइम है, ये एक सफिशिएंट टाइम फ्रेम होता है जिसमें क्या होता है जो मसल है ना उसका पीक टेंशन डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे होते हैं हमारी मसल के अंदर वो भी इस टाइम फ्रेम में हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज द रेपिटेटिव कॉन्ट्रैक्शंस। तो अगर मैं पेशेंट को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ और 6 से 10 सेकेंड्स तक का होल्ड दे रही हूँ और मैं उसको रेपिटेटिव कॉन्ट्रैक्शंस अगर करवा रही हूँ, यानी कि बार बार कॉन्ट्रैक्शंस करवा रही हूँ इतने होल्ड टाइम की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मसल का क्रैम्प होता है, मसल क्रैम्पिंग या फिर मसल सोरनेस जिसे हम कहते हैं, एक तो वो डिक्रीज हो जाता है और जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस मैं पेशेंट को करवा रही हूँ उसका जो इफेक्ट होता है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए रेपिटेटिव कॉन्ट्रैक्शंस करवाना विद 6 to 10 सेकेंड्स होल्ड इज़ वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट इज द मोड स्पेसिफिसिटी। अब देखो इस बारे में हमने पहले ही बात करी थी कि जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपकी जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है, यानी कि जो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ है ना उसको तो इम्प्रूव करेगी, बट जो आपकी डायनेमिक स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव नहीं होगी। यहाँ पे वो आपकी किससे इम्प्रूव होगी? जब आप आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करोगे, यानी कि इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेज जब आप परफॉर्म करोगे तो उसकी वजह से जो आपकी डायनेमिक स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होगी। बट अगर स्टैटिक स्ट्रेंथ इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज ही परफॉर्म करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो हमने क्या कहा था कि आप मैनुअल रेजिस्टेंस भी दे सकते हो, बॉडी वेट का रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो और मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी दे सकते हो, ठीक है। तो आप तीनों में से किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस है वो पेशेंट को दे सकते हो, बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप कौन से टाइप का एक्सरसाइज करवा रहे हो और पेशेंट की क्या कंडीशन है। नो व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस? तो इसके देखो ये कुछ इंडिकेशंस मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किए। सबसे पहला तो हमारा जो मसल एट्रोफी है उसको ये रिड्यूस करते हैं, यानी कि जो भी कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको इमोबिलाइजेशन देखने को मिलता है पेशेंट का, वहाँ पे आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो हैं वो परफॉर्म करवा सकते हो। टू एक्टिवेट द मसल्स टू डेवलप पोस्चरल एंड जॉइंट स्टेबिलिटी, ये वाला कौन सा एक्सरसाइज हमें कराता है, कौन सा टाइप ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है जो पोस्चरल और जॉइंट स्टेबिलिटी देता है? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। टू डेवलप द स्टैटिक मसल स्ट्रेंथ, तो हमें पता है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो है वो हमारा स्टैटिक मसल स्ट्रेंथ जो है उसको डेवलप करती हैं। टू इम्प्रूव द मसल स्ट्रेंथ व्हेन डायनामिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी कि जिस कंडीशन में आपकी जो डायनामिक यानी कि जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज हैं इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, वहाँ पे आप क्या देते हो? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज।
कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर बात करें तो हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिसऑर्डर या फिर वैस्कुलर डिसऑर्डर, अगर पेशेंट की ये हिस्ट्री है या फिर उसको इस टाइम पे भी इन दोनों में से कोई कंडीशन है, ठीक है, तो वहाँ पे आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस नहीं दोगे। अब प्रिकॉशंस क्या होते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के, तो देखो जब हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं ना, तो ब्रेथ होल्डिंग जो होता है ना वो एक बहुत कॉमन फिनोमेना हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप प्लैंक करो तो आप भी ना ब्रेथ होल्ड करोगे उसको, तो ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है जो मेजॉरिटी 99% पेशेंट्स जो होते हैं वो करते ही करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक प्रेशर रिस्पॉन्स आता है, उसकी वजह से क्या होगा, वैल्साल्वा मैन्यूवर होगा, राइट। उसकी वजह से क्या होगा, इन टर्न की जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत एकदम स्पाइक आ जाता है ब्लड प्रेशर के अंदर। यानी कि ब्रेथ होल्डिंग अगर कोई कर रहा है ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या कहते हैं पेशेंट को कि आप काउंट करो। अगर आप उसे बोलोगे कि सांस लेते रहो छोड़ते रहो तो माइट भी वो भूल जाए। आप उसको होम एक्सरसाइजेस के लिए देते हो तो भी इंडिविजुअल भूल सकता है, हो सकता है वो ब्रेथ होल्ड कर ले। बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में 6 से 10 सेकंड तक का होल्ड रखना होता है, तो बेस्ट सोल्यूशन इसका यही रहता है कि आप पेशेंट को बोलो कि आप 10 तक काउंट करो एक्सरसाइज करते हुए, क्योंकि जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट करेगा और साथ में काउंट करेगा अप टू 10 सेकेंड्स तक का, 10 तक काउंट करेगा, तो उसकी ब्रेथ होल्डिंग ना होगी ही नहीं, तो वैल्साल्वा मैन्यूवर नहीं होगा और ना ही उसका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हो, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवा रहे हो तो अपने पेशेंट से आप उसको स्टार्टिंग में ही बोल दो काउंट टिल 10। अब देखो जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है ना वो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस करती हैं और इसेंट्रिक से कम करती हैं। अब इसको हमने पढ़ा था अच्छे से फोर्स वेलोसिटी कर्व में कि ऐसा क्यों होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे वो वीडियो का आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाके अब वो वीडियो देख लो ताकि इस पॉइंट को अच्छे से समझ सको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिसको भी ये वीडियो की ज़रूरत हो उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।